पढ़ेंगे स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में। देखो स्टाफिंग में क्या, स्टाफिंग जब आप करते हो तो क्या क्या प्रोसेस आपको करना पड़ता है और ये प्रोसेस हमें करना क्यों पड़ रहा है। स्टाफिंग का मतलब आपको पता है, बिल्कुल सही सा मतलब पता था कि राइट, गेटिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब इन अ कंपनी, है ना। सही जगह पर सही व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है। आप स्टाफिंग कब कर रहे हो, मतलब लोगों को हायर कब कर रहे हो। जब आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया तब आपको लोगों की जरूरत है ना। आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है लेकिन आपको और बड़ा आपने ग्रो कर लिया अपने बिजनेस को और लोगों की जरूरत है, तब आपको इसकी जरूरत है। आपकी पुरानी कंपनी में कुछ लोग छोड़ गए, कुछ रिटायर्ड हो गए, कुछ प्रमोट हो गए नीचे से ऊपर, तो नीचे की जगह खाली हो गई, है ना। या ट्रांसफर हो गया एक जगह से दूसरी जगह, तब आपको लोगों की जरूरत है। अब आपको लोगों की जरूरत है तो भैया इतना आसान तो नहीं है ना अच्छे लोगों को ढूंढना अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और अच्छे लोगों का ऑर्गेनाइजेशन में होना बहुत जरूरी है, तब भी जाकर आप सक्सीड हो पाओगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड हो पाएगी, है ना। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ता है, इस चीज के लिए स्टेप्स को समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है, देखो भैया आपको लोगों की जरूरत है, तो कौन से लोगों की जरूरत है और कितने लोगों की जरूरत है, सबसे पहले यही एस्टिमेट करोगे। तो फर्स्ट पॉइंट आपका यही आता है, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो यहां पर आप क्या जानते हो कि हाउ मेनी पीपल आर नीडेड एंड व्हाट काइंड ऑफ नीडेड, है ना। हाउ मेनी पीपल आर नीडेड एंड व्हाट काइंड ऑफ नीडेड। व्हाट काइंड का मतलब क्या बच्चा, जैसे स्कूल के अंदर अगर मैं बात करूं तो भैया उनको लोगों की जरूरत है, तो कौन कितने लोगों की, जैसे भैया स्वीपर की जरूरत है ना। टीचर में जरूरत है तो कौन कौन से टीचर की जरूरत है, साइंस में टीजीटी टीचर की जरूरत है ना। पीजीटी के अंदर केमिस्ट्री की जरूरत है, कॉमर्स में अकाउंट्स के टीचर की जरूरत है। तो भैया कौन कौन से लोगों की जरूरत है, व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर नीडेड, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें दो एनालाइजेशन करने पड़ते हैं बेटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वर्क लोड एनालाइजेशन और वर्क फोर्स एनालाइजेशन। वर्क लोड एनालाइजेशन में हमें यह पता चलता है कि यार इतना ज्यादा काम है, इसके लिए कम से कम इतने व्यक्ति की जरूरत है। और वर्क फोर्स एनालाइजेशन में हमें यह पता लगता है कि हमारे पास ऑलरेडी इतने लोग हैं। वर्क लोड एनालाइजेशन से हमने क्या पता किया कि सपोज करो 5 लोग चाहिए, ठीक है, और इस तरह के लोग चाहिए। हाउ मेनी पीपल आर नीडेड एंड व्हाट काइंड ऑफ नीडेड, ये पता चल गया। और वर्क फोर्स से आपको ये पता चल गया कि ऑलरेडी आपके पास इतने लोग हैं। तो भैया दोनों को आप कंपेयर करोगे, वर्क लोड एनालाइजेशन और वर्क फोर्स एनालाइजेशन। इससे आपको पता चल जाएगा यार 5 लोगों की जरूरत है, आपके पास 3 ऑलरेडी हैं, तो 2 को और ले आओ जी। या 5 की जरूरत है, 5 आपके पास है ही, एक की भी जरूरत नहीं है। या 5 लोग चाहिए पर है आपके पास 7, तो भैया फालतू है ना। तो जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारे पास अंडर स्टाफ है या ओवर स्टाफ है। अगर अंडर स्टाफ है तो भैया हम जिन लोगों की जरूरत है, जितने और लोगों की जरूरत है, उसको रिक्रूटमेंट करना चालू करेंगे, मतलब ढूंढना चालू करेंगे, ठीक है। उनको ढूंढना चालू करेंगे। अगर ओवर स्टाफ है, पहले जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा ही लोग हैं, तो भैया जिस डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हम ट्रांसफर कर देंगे या उनको काम से हम हटा देंगे, है ना कुछ उनको करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये होता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। उसके बाद अब देखो सेकंड प्रोसेस जब भी आएगा जब आपको फर्स्ट प्रोसेस में पता चल गया यस आपको एक्चुअली में लोगों की जरूरत है, रिक्रूटमेंट करने की, ढूंढने की जरूरत है। तो रिक्रूटमेंट करने का मतलब क्या होता है बेटा, ढूंढना। मान लो मुझे 2 लोगों की और जरूरत थी, तो भैया अब मैं क्या करूंगा, उन लोगों को नौकरी.com में, है ना, या किसी भी जॉब पोर्टल के अंदर, हम लिंक्डइन के अंदर या कहीं भी उनको हम ढूंढना चालू करेंगे। हम क्या करेंगे, हम अपनी वैकेंसी वहां पर पोस्ट कर देंगे और जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे इस वैकेंट पोस्ट के लिए वो हमारे पास अप्लाई करना चालू कर देंगे, राइट। तो रिक्रूटमेंट का मतलब यही होता है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज मतलब जो एम्प्लॉय हमें चाहिए, जो बंदा कैंडिडेट हमें चाहिए उसको हम ढूंढेंगे और उनको एनकरेज करेंगे कि भैया वो हमारे पास अप्लाई करे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। अब सर्च कैसे करते हैं, नौकरी.com लिंक्डइन वगैरह में डाला, लोग देखते हैं, वहां पर हम डालते हैं भैया ये हमारी रिक्वायरमेंट है, मेल स्टाफ चाहिए, फीमेल स्टाफ चाहिए, इतनी सैलरी देंगे, इतने से इतने। तो जो लोग उस तरह का काम करना चाहते हैं, जो हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस को देखकर खुश होते हैं, वो हमारे पास अप्लाई करेंगे, है ना। तो यही था रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट कैसे किया जा सकता है बच्चा,
तो रिक्रूटमेंट इंटरनल सोर्सेज से किया जा सकता है और एक्सटर्नल सोर्सेज से। इंटरनल सोर्सेज का मतलब क्या होता है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। जैसे जो एग्जिस्टिंग लोग थे उनको ऊपर पोस्ट पे हमने ट्रांसफर कर दिया, है ना, या प्रमोशन कर दिया। ऊपर पोस्ट पे क्या करेंगे, प्रमोशन करेंगे। और ट्रांसफर का मतलब एक ब्रांच में मेरे ज्यादा एम्प्लॉय है, दूसरे ब्रांच में कम है, तो इसमें जो फालतू है उसको दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरह से अपने लोगों की जरूरत को पूरा कर लेते हैं हम इंटरनली। और एक्सटर्नल सोर्स मतलब बाहर से हायर करते हैं। अब बाहर से हायर करने का मतलब हम Naukri.com से, लिंक्डइन से, है ना, या कहीं से भी उनको हायर करते हैं। तो ये ढूंढने का तरीका होता है। तीसरी बात, सिलेक्शन करना। देखो दूसरे स्टेज पर हमने क्या देखा, बहुत सारे लोग ढूंढ लिए। दूसरे स्टेज पे लोगों ने हमारे पास अपना एप्लीकेशन लगा दिया, अपना रिज्यूमे लगा दिया कि हम चाहते हैं, हम चाहते हैं, हम चाहते हैं, हम चाहते हैं, हमें ले लो। तीसरे स्टेज में हम सिलेक्ट करेंगे बेटा, जो बहुत सारे रिज्यूमे हमारे पास आए में हैं, बहुत सारे लोग हमारे पास आए में हैं, उनमें से जो सबसे काबिल होगा हमारे जॉब के लिए, जो क्वालिफाइड होगा हमारे काम के लिए, उसको अपन चूज कर लेंगे। वो सिलेक्शन है। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग राइट कैंडिडेट। सही कैंडिडेट चूज करेंगे, किसमें से, पूल ऑफ कैंडिडेट में से, जो बहुत सारे एप्लीकेशंस आए में उसमें से, ताकि हमारे पास अच्छा और क्वालिफाइड पर्सन सिलेक्ट हो जाए। सर जो बच्चा, जो कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हुआ, मत होने दो भाई। लेकिन सर वो क्या बन गया, जो सिलेक्ट नहीं हुआ वो नेगेटिव प्रोसेस बन गया। इसीलिए बोला गया सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस, क्योंकि बेटा 1000 कैंडिडेट आए थे, उसमें से 5 चाहिए थे, तो 1000 में जो सबसे 5 बढ़िया होंगे उसी को लूंगा मैं, है ना। 95 क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट नहीं होंगे। तो इसलिए सिलेक्शन क्या बन जाता है, एक नेगेटिव प्रोसेस बन जाता है। जो भी सिलेक्शन के स्टेज होते हैं, मान लो 5 स्टेज है, तो पहले स्टेज में कुछ निकल गया, कोई दूसरे स्टेज में निकल जाएगा, कोई तीसरे में निकल जाएगा, बाहर होते जाते हैं, इसलिए वो नेगेटिव प्रोसेस बन जाता है। तो सिलेक्शन हम ऐसे नहीं कर लेते बेटा, रिज्यूमे पढ़ा, हाँ इसने तो ये डिग्री ले रखी है, इसको सिलेक्ट कर लो, नहीं। हम भाई उनका सिलेक्शन टेस्ट लेते हैं। और जो आगे जाकर डिटेल में तुम पढ़ोगे मेरे साथ कि सिलेक्शन करते वक्त कौन कौन से टेस्ट लिए जाते हैं। तो सिलेक्शन में हम बहुत सारे टेस्ट लेते हैं बेटा। इसमें प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है तुम्हारी, है ना, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, ट्रेड टेस्ट लेते हैं, है ना, वो सारे टेस्ट लेते हैं हम उनका, और फिर जाकर हम उनको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सिलेक्शन का काम था। अब सिलेक्शन के अंदर हमने अपने बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया। अब उस कैंडिडेट को मुझे प्लेसमेंट देना है और ओरिएंटेशन कराना है। प्लेसमेंट देने का मतलब बेटा जी, हम उसको जिस काम के लिए लेकर आए थे वो काम उसको सौंपते हैं। दिस इज द स्टेप व्हेन एम्प्लॉय ऑफिशियली ज्वाइन एंड इंट्रोड्यूस्ड टू द कंपनी। प्लेसमेंट का मतलब उसको उसके काम में ज्वाइन कराते हैं, जिस काम के लिए उसको रखा था वो काम उसको सौंपते हैं। और ओरिएंटेशन का मतलब उसको कंपनी से रूबरू कराते हैं, है ना। जैसे नया एम्प्लॉय है उसको ऑफिस दिखाया, उसको सारे टीम से मिलवाया, हमारे कंपनी का क्या रूल्स एंड कल्चर है उसके बारे में उसको बताया। तो ये प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन है। तो प्लेसमेंट का मतलब गिविंग द पर्सन देयर एक्चुअल जॉब। ओरिएंटेशन का मतलब उसको कंफर्टेबल फील कराना नए वर्क प्लेस पे। कैसे कंफर्टेबल फील कराएंगे, सभी से उसको मिलवाएंगे, ऑफिस दिखाएंगे, लोगों कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस कल्चर्स को बताएंगे, तो वो ओरिएंटेशन होता है, रूबरू कराना। ठीक है सर, काम दे दिया उसको, ओरिएंटेशन करा दिया जी, सबसे मिलवा दिया, है ना। अब उसका वक्त आता है उसको काम करना है, तो फिर हम उसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कराते हैं। देखो बेटा, हालांकि वो अपना काम में माहिर होगा, है ना, लेकिन ऑल्दो हमें ट्रेनिंग क्यों देनी पड़ती है कि भैया हमारे कल्चर के हिसाब से हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, हो सकता है उसको काम आता है, वो और कोई सॉफ्टवेयर यूज करके आए, लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर का भी उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत है, ताकि हमारे सॉफ्टवेयर में भी वो अच्छी तरह काम कर सके, है ना। तो आफ्टर ज्वाइनिंग एम्प्लॉयज मे नीड ट्रेनिंग टू डू देयर जॉब वेल। उसको अच्छी तरह वो अपना काम कर पाए, इसलिए उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत है। और ट्रेनिंग ही नहीं, हम उसको डेवलपमेंट प्लान्स भी देते हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी देते हैं। जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट उसको अटेंड कराते हैं हम उसको, है ना। लीडरशिप की क्वालिटी की क्लास डेवलपमेंट कराते हैं उसको, डेवलप लीडरशिप की क्वालिटी की क्लास दिखलवाते हैं। इससे क्या हो रहा है, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, नॉट रिलेटेड टू द स्पेसिफिक जॉब, नॉट रिलेटेड टू द जॉब विच ही इज इंटरेस्टेड। उसके अलावा भी ओवरऑल डेवलपमेंट हम उसका करा रहे हैं, ताकि फ्यूचर के अंदर वो ग्रो कर सके बेटा, और
जो जो जॉब रोल है, जो सीनियर जॉब रोल है, उसको हैंडल कर सके, है ना, सीनियर पोजीशन पे आ सके। ठीक है। तो अ कॉल सेंटर हायर अ पर्सन हु स्पीक वेल, बट दे स्टिल ट्रेन देम हाउ टू टॉक टू कस्टमर पोलाइटली एंड यूज द सॉफ्टवेयर। ठीक है, इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज अपना काम बेटर कर पाएगा और वो मोटिवेटेड रहेगा। तो बेटा जो हम ट्रेनिंग देते हैं वो शॉर्ट टर्म होती है और जॉब स्पेसिफिक होती है, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, क्योंकि जीवन भर उसका काम आना है बेटा, और करियर से रिलेटेड होता है, हायर पोजीशन को पा सकता है प्रॉपर डेवलपमेंट करके। ठीक है सर। अब आपने उसको सिलेक्ट भी कर लिया, ट्रेनिंग भी दे दी, ठीक है, प्लेसमेंट भी करा दिया, ओरिएंटेशन सब कुछ करा दिया। अब हम देखते हैं जब ट्रेनिंग होने के बाद वो एक्चुअल में वर्क कर रहा होगा, तो बेटा जी हमने उसको हमेशा कोई ना कोई टारगेट दिया होगा कि भैया ये काम करना है, ये काम करना है, इतने देर का काम है ना। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम क्या करते हैं कि जब एम्प्लॉय अपना काम कर रहा होता है तो हम चेक करते हैं कि वो अपने काम को, जो काम उसको सौंपा गया था, जो प्लान के हिसाब से, क्या उस तरीके से वो काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। दिस मीन्स चेकिंग हाउ वेल एन एम्प्लॉय इज डूइंग देयर जॉब अगेंस्ट सेट स्टैंडर्ड। मान लो 6 महीने तक एम्प्लॉय ने काम किया, 6 महीने तक हम उसको देख रहे हैं कि भैया 6 महीने बाद मैनेजर रिव्यू करता है एम्प्लॉयज के वर्क को, और भैया उसको फीडबैक देता है, यस तूने अच्छा काम किया, तूने ये कमी की, फ्यूचर में तू यहां पर और इम्प्रूव कर सकता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं कि किस तरह से वो काम करता है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या वीकनेस है, उसको कहाँ ट्रेनिंग देने की जरूरत है, और हम इसको कहां पर प्रमोशन कर सकते हैं, है ना। जब परफॉर्मेंस को अप्रेजल कर लिया, फिर हम उसको प्रमोशन देते हैं और करियर प्लानिंग करते हैं। भैया जिस लायक है वो, जिस कुर्सी के लायक है, बस टैलेंटेड बंदा है, ये काम तो बहुत अच्छी तरह कर सकता है, हमारा ये भी काम वो संभाल सकता है, तो हम एम्प्लॉइज, हर एम्प्लॉइज करियर में ग्रो करना चाहता है ना, सिर्फ वो एक ही जॉब पर लंबे टाइम तक बैठना नहीं चाहता बेटा। तो फिर हम उसको हायर पोजीशन देते हैं अगर वो कैपेबल होता है तो। सर इस साल कोई कैपेबल नहीं हुआ, अगले ही साल हो जाएगा, लेकिन स्टेजेस तो आएगा ना भैया, यही स्टेजेस तो यही रहेगा ना कि स्टाफिंग में हो क्या रहा है, हम ढूंढेंगे, ढूंढने के बाद सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद जो सारे काम कर रहे हैं हम वो सीक्वेंस वाइज चलते चल जाएगा कि भाई हम सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट करने के बाद प्लेसमेंट ओरिएंटेशन कराएंगे ही कराएंगे, है ना, ट्रेनिंग देंगे ही देंगे, ट्रेनिंग देते देते जब वो बड़ी रोल पे आ जाएगा, अच्छे काम को संभाल पाएगा, तो हम उसको प्रमोट भी करेंगे, ये काम चलता रहेगा, इसलिए ये सीक्वेंस आपको पढ़ाया जाता है, राइट। तो इससे क्या होगा बेटा जी, जब प्रमोशन देंगे तब भी एम्प्लॉय मोटिवेट होगा, ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझेगा और बेटर परफॉर्मेंस की तरह काम करेगा, और एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाएगा, है ना। तो ये मोटिवेशन रखने के लिए एम्प्लॉय को बहुत जरूरत है, स्टे मोटिवेटेड रखने के लिए बहुत जरूरत है। अब जब प्रमोशन और करियर प्लानिंग भी हो गया, कंपनसेशन की बात आती है। कंपनसेशन का मतलब ये होता है डिसाइडिंग करना कि हाउ मच पे टू द एम्प्लॉय। अब सवाल ये उठता है कि सर कंपनसेशन लास्ट में, सर कंपनसेशन यानी जो आप उसको पेमेंट देने वाले हो एम्प्लॉय को, तो ये तो शुरू में ही जब हायर होता है जब ही हो जाता है, हाँ बेटा वो उस टाइम ही हो जाता है, लेकिन क्या उसकी सैलरी हमेशा सेम रहेगी, नहीं। हम जो प्रोसेस समझते हैं ना, हम इस प्रोसेस को इसीलिए सीक्वेंस से समझते हैं, उसको हायर कर लिया, वो जिस सैलरी डिसाइड हुआ उस पर काम कर रहा है, लेकिन वो ट्रेनिंग देने के बाद और उसके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के बाद जब उसका प्रमोशन हो रहा है, प्रमोशन होने के बाद भी तो अपन को सोचना पड़ेगा कि अब इसकी सैलरी वगैरह क्या होगी, क्या उसको डायरेक्ट पेमेंट देना है, क्या उसको इनडायरेक्ट पेमेंट देना है। डायरेक्ट पेमेंट में सैलरी होता है बेटा, या वेजेस होगा, है ना, सैलरी वेजेस बोनस इंसेंटिव वगैरह जो भी है, डायरेक्ट पेमेंट उसको जो कैश की फॉर्म में दिया जाएगा। इनडायरेक्ट पेमेंट में हम उसको बेनिफिट्स देते हैं। अब बेनिफिट्स एक एम्प्लॉयज को हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड मिल सकता है कि भैया आप कभी भी बीमार हो गए तो कंपनी की तरफ से आपका इंश्योरेंस, आप इलाज करवा सकते हो, है ना। आपको पेड लीव दी जाएगी, है ना, अगर आप कोई लीव लेते हो तब भी आपको पेमेंट दिया जाएगा, इस तरह की फैसिलिटी। रिटायरमेंट के बाद आपको पीएफ दिया जाएगा, है ना, इस तरह की फैसिलिटी उसको दी जाती है। तो कंपनी कंपनसेशन डिसाइड करते वक्त ये देखती है कि भैया हमारा कंपटीटर क्या पेमेंट दे रहा है, या हमारे कंपनी की क्या पॉलिसी है, रिसोर्सेज हमारे पास कितना, उस हिसाब से पेमेंट देंगे, लॉ क्या कहता है, वेज कंपनसेशन एक्ट क्या कहता है, तो उस बेसिस पे हम इनका कंपनसेशन डिसाइड करते हैं। ठीक है। पेमेंट बेटा देखो जो है, जो
यहाँ पर वो टाइम बेस्ड भी हो सकता है, मंथली सैलरी के बेसिस पे भी दे सकते हैं। जो सैलरी दी जाती है, वो जो उसके पेमेंट दी जाती है सैलरी की, वो मंथली बेसिस पे भी हो सकता है या परफॉर्मेंस बेस्ड भी हो सकता है। 1,000 यूनिट बना, उसके हिसाब से 40 रुपए के हिसाब से मिलेगा, तो 40,000 रुपये आपका पेमेंट होगा। तो परफॉर्मेंस बेस्ड भी हो सकता है, या माल जितना बेचोगे उसके हिसाब से आपका फिक्स कमीशन हो सकता है। वो कुछ भी हो सकता है आपका पेमेंट, तो राइट। तो कंपनसेशन वाली बात भी हमने बता दी। तो ये सारा प्रोसेस था स्टाफिंग का जो हमें क्लियर करना है A to Z।